हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की। तो 4 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना के जवाब में था। तो राइट आंसर है, भारत ने मार्च 2025 में म्यांमार में आए हुए एक विनाशकारी भूकंप के जवाब में ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य म्यांमार में मानवीय सहायता और आपदा राहत जो प्रदान करना है, जो 28 मार्च 2025 को आई 7.7 तीव्रता के भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड जो मेयर समिट है वो कहाँ पर हुई है। तो नवंबर 2025 में जो C40 वर्ल्ड मेयर समिट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुई है, जो COP30 में कुछ दिन पहले 3 से 5 नवंबर तक चला है। शहर नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित था कि जो शहरों में जलवायु हो वो कैसी है। तो शहर कौन सा है? ब्राज़ील। तारीख कौन सी है? 3 से 5 और 2025। क्या फ़ायदा है? इन्होंने COP30 से पहले जो शहरी जलवायु कार्रवाई को एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नवंबर 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो है 2025 के दौरान तो खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम का जो आयोजन है किस के द्वारा करने की घोषणा की गई है। तो नवंबर 2025 में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर जो समिट के दौरान यह घोषणा की गई है कि खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी कौन लेगा, वो अरुणाचल प्रदेश को सौंपी गई है। यह आयोजन जो है उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के जो खिलाड़ी हैं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करना और खेल अवचारण जो है को मजबूत करना। यह घोषणा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान केंद्रीय मंत्री कौन हैं? हमारे जो खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल में की थी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपको ये याद रखना चाहिए, यह आयोजन मिस्र की जो राजधानी है काहिरा के अंदर ये किया गया है और कब? 6 से 18 नवंबर 2025 में किया गया था, जहां पर दुनिया भर के जो शीर्ष निशानेबाज ने राइफल और पिस्टल जो स्पर्धा हैं उनमें सब में भाग लिया है और चीन पदक जो तालिका में शीर्ष रहा है। मतलब जो चीन है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रैंक अपने नाम किए हैं। अगर हम बात करें भारत की, हमने सिर्फ 13 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 स्वर्ण हैं, 6 रजत हैं और 4 हैं वो जो है कांस्य पदक शामिल हाल में ही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जिंक है वो डिस्प्लेस कॉपर इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये सही है? या फिर जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन रिएक्टिविटी। तो राइट आंसर क्या है? जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट में CuSO4 के साथ विलायन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो वो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब यह इसलिए होता है कि जब जिंक कॉपर की तुलना में ज़्यादा अधिक मोर रिएक्टिव होता है। तो दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। जो मतलब सही ये है कि जिंक डिस्प्लेस करता है कॉपर को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और जिंक ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष जो है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। तो आपको राइट आंसर ये याद रखना है कि जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य है कि जो पारदर्शिता है, आत्मनिर्भरता है और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। इसकी पहल के तहत हमने रक्षा खरीद और लॉजिस्टिक जो हैं और अनुसंधान से संबंधित सुधारों लागू किए जा रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में जो पाई जाने वाली जो समुद्री मछली है वो कौन सी है। तो पहले आपको ये याद रखना है कि भारत के जो तटीय जल पर कई तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करें मैराइन फिश की तो ये कौन सी है? ये मैक्रेल है, सार्डिन है, टूना है और हिल्सा है। और ये इन मछलियों को समुद्री जो मत्स्य पालन में जो मैराइन फिशरी के अंतर्गत लाया जाता है। अगर हम बात करें मीठे पानी की फ़िश कौन सी है? रहू,
कतला और मिग्रेल जो हैं ये मीठे पानी की फिशेस हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन सी जो क्रिया है वो बाइनरी फिजन के द्वारा प्रजनन करती है। प्रजनन का मतलब क्या है, वो अपने बच्चे पैदा करती है, रिप्रोड्यूस करती है। तो आपको याद रखना है कि ये एक तरह का अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक मतलब क्या है, ये पेरेंट्स है, जब ये बीच में से टूट जाएंगे तो ये अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट दो बच्चे बनाते हैं जिनको डॉटर सेल बोलते हैं। तो ये क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, तो उनको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडर करते हैं। तो ये क्या है, एक जिसमें एक कोशिका जीव दो समान पुत्रों कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे कि मैंने बताया। एग्जाम्पल्स की बात करें, लेशमैनिया, अमीबा, पैरामीशियम इसी ही विधि से प्रजनन करते हैं। लेशमैनिया में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और स्पेसिफिक प्लेन दिशा में प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर हम बात करें एटीपी की, तो उसका जो जनरेशन है वो कहाँ होता है। तो उसका जो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, एटीपी हमें देता है। एटीपी का मतलब क्या है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, जो क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रक्रिया में द्वारा में यूज़ होता है। अब क्वेश्चन ये है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। एक सेल के अंदर जितने भी प्रक्रिया हो रही हैं दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब 10 तरह के अगर उसके अंदर काम हो रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी एटीपी ही हमें देगा। और उसके साथ आप यह याद रखोगे कि जो एटीपी है वो उसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये सभी तरह की कोशिकीय क्रियाओं में ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि HCl और NHCO3 कि जब हम दोनों को मिलाते हैं तो जब वो रिएक्ट करेंगे तो विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब आप याद रखोगे कि जो ये है NaHCO3 ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो उसका जो राइट आंसर है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो आपको याद रखना है, दोनों को मिलाने से दो चीज़ें रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर रिलीज होगा। यह वही अभिक्रिया है जहाँ पर बेकिंग सोडा और अम्ल के मिश्रण में बुलबुले जो हैं पैदा करती है। अगला क्वेश्चन में फिर से एटीपी के बारे में पूछा गया है कि एटीपी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है। तो आप बोलोगे ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी जो सेल है पावर ऑफ अ सेल है, पावर हाउस ऑफ अ सेल जिसको आप बोलोगे। और इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि जो HCl और NaOHCO3 है उन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी। तो उसका जो राइट आंसर है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पशुओं में जो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है तो वो क्या रिलीज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो पशु, हम जानवरों की बात कर रहे हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और थोड़ी बहुत मात्रा में एटीपी को भी प्रोड्यूस किया जाता है। खासकर जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि जोरदार व्यायाम करने के दौरान जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। यह ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में टूटने के बाद होता है और जब मांसपेशियां थकान महसूस करने शुरू कर देती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते, जैसे हम बात कर रहे हैं सांप की। तो उनके जो अंडे हैं, उनके जो जेंडर है, मतलब लड़का होगा या लड़की, जेंडर की बात करें तो उनको प्रभावित करने के लिए कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है। आपको याद रखना है कि कुछ रेप्टाइल जैसे कछुए और घड़ियाल ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जहाँ पे इन्होंने अंडे दिए हैं, अगर वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेल पैदा होते हैं, कम है या फीमेल पैदा होती है। मतलब कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, कछुए और घड़ियाल, अंडे सेते समय ये तापमान निर्धारित करता है कि वो लड़का लिंग नर होगा या मादा होगी। तो इस प्रक्रिया को टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन में बोला है
फॉक्सकॉन जो भारत कंपनी भारत में कितनी मिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो उसका जो याद रखना है, फॉक्सकॉन जो है भारत में अपना परिचालन का विस्तार करने के लिए लगभग 1.5 बिलियन डॉलर मतलब 12,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश भारत में आईफोन का विनिर्माण का बढ़ावा देना और चीन से हमारी जो सप्लाई है उसकी विविधता लेने को एप्पल की रणनीति का हिस्सा माना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो वो उसमें जो अरेंजमेंट है एलिमेंट की वो किस हिसाब से हमने की है? तो हमने याद रखना है कि जो धातुओं की जो क्रियाशीलता है को घटते क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, मतलब जो पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सबसे ज़्यादा कार्य जो रिएक्टिविटी में डाली है, जबकि जो सोना और प्लैटिनम है ये सबसे कम रिएक्टिविटी के अंदर हमने इनको डाला है। अगला क्वेश्चन, कार्बन 13 में जो अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 आइसोटोप वो कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है जो 13 एटॉमिक मास यूनिट। अब होता क्या है, जो कार्बन 13 का परमाणु क्रमांक देखा जाए वो 6 है, मतलब 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, दोनों को मिला के 13, इसीलिए परमाणु भारीपन कितना होगा 3U या फिर 3 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट उसका होगा। अगला क्वेश्चन, जो प्लांट जो है वो क्यों परफॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को? वाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग एसेक्सुअल और वेजिटेटिव? तो अगर देखो, अगर कोई भी इंसान जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंसिडर करता है तो उसके जेनेटिक वेरिएशन आएंगे। जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या है, एक स्पीशीज़ ये है जिसका डीएनए डिफरेंट है और एक स्पीशीज़ ये है जिसका डीएनए डिफरेंट है, दोनों को मिला के जो स्पीशीज़ आएगी वो ज़्यादा मोर एडवांस आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नए बच्चे पैदा होंगे उनका जो जेनेटिक वेरिएशन होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब जब दो गैमेट आपस में मिलेंगे पुरुष और स्त्री की, तो जो उनका जो भ्रूण होगा, जो बीज होगा, वो अपने पेरेंट से भी एडवांस होगा, तो इसी वजह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि SC और ST अमेंडमेंट बिल 2022 किस राज्य से संबंधित था? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2025 में जो तमिलनाडु का नरकोरवान और कुरीविरकिन जो समुदाय को है ST की सूची में शामिल करने से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, हाल में ही जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थगित ऊर्जा जो है किसमें परिवर्तित होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है हाइट्स पर फेंकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो जाती है किस एनर्जी के अंदर चेंज होती है? तो आपको याद रखना है, जब भी आप किसी जो वस्तु है ऊंचाई से गिरती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक प्रमुख उदाहरण है। जैसे जैसे वस्तु नीचे की गिरती है उसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से जो वो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती है और साथ में वस्तु की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, जिससे वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही इसमें पूछा गया है कि जब बल जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है तो जो एरिया है वो घटा दिया जाता है और तो प्रेशर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, तो दबाव बढ़ जाएगा। तो दबाव का सूत्र क्या है? P = F/A। तो F जो यदि बल F के एक समान रखें तो क्षेत्रफल A जो है कम कर दिया जाएगा, मतलब जो P यानी मतलब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में जो उसमें अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, जिन कार्बन्स के अंदर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो उनको अनसैचुरेटेड में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइलिन C2H4 मतलब 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन है, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8 और पेंटीन जो है C5H10। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि 1.C जो है जो कोलंबो है जो है उसका जो स्थानांतरित करने में किया गया 30 जूल है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो सूत्र क्या है? तो V = W/Q। तो W कितना दिया है हमें 30 जूल और Q कितना है 1.5 कूलम है। तो हम उसको ऐड करेंगे फॉर्मूला के अंदर। तो V =
30/1.5, तो जो v कितना आएगा हमारा 20, तो जो विभवांतर है वो कितना आ रहा है 20 वोल्ट उसका विभवांतर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या क्या है और किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर बोला है। तो परमाणु संख्या परमाणु की संख्या z उसके मौजूद प्रोटॉन की संख्या होती है, ये आप याद रखोगे। यदि परमाणु जो है न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो निर्देशक जो चिन्ह होती हैं उनकी परपट्टी में सभी दूरियां कैसे बिंदु से मापी जाती हैं। तो उसमें ही आपको ये याद रखना है कि वो सभी दूरियां पोल्स की बात करें, ध्रुव या प्रकाशित जो प्रकाशित केंद्र है ऑप्टिकल सेंसर से मापी जाती है। दर्पण में कि अगर हम मिरर की बात करें इस मामले में हम ध्रुव को पकड़ते हैं, मतलब पोल्स को पकड़ते हैं। अगर लेंस की बात की जाए तो उसमें ऑप्टिकल सेंटर को केंद्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस संस्थान ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई को विश्व स्तर पर करने का निर्णय किया है। तो एनपीसीआई जो है अंतर्राष्ट्रीय शाखा की बात करें, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड विभिन्न देशों जैसे फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, श्रीलंका आदि में भारत की जो यूपीआई सेवा को लॉन्च और विस्तृत करी है, तो ताकि डिजिटल भुगतान को विश्व स्तर पर प्रोत्साहन मिल सके। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कैसी कोशिकाएं हैं। तो आप बोलोगे इसको लूजली पैक्ड, मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो है कोशिकाएं आपस में ढीली ढाली से बिखरी होती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी भरा होता है जो ऊतकों को जोड़ने और समर्थन करने में कार्य करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है जो सेकंड शिफ्ट का है उनको नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।